5 फरवरी, अभी 2 दिन पुरानी बात है। 5 फरवरी को गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल, रेडिसन ब्लू नामी होटल है, वहाँ पे एक कपल चेक इन करता है ठीक 12:45 पर। 12:45 दोपहर का वक्त था। जब वो रिसेप्शन पे पहुँचते हैं तो दोनों अपना आईडी देते हैं और उसमें दोनों के जो नाम लिखे हुए थे उसमें एक नाम था संदीप सुरेश कामले, उम्र 44 साल, और उनके साथ एक लेडी थी, लेडी का नाम था अंजलि शॉ, 25 साल। 12:45 पर गुवाहाटी के इस 5 स्टार होटल में दोनों चेक इन करते हैं और उसके बाद कमरे के अंदर ही रहते हैं। लगभग इनको चेक इन किए हुए 3.25 घंटे बीत जाता है। इस दौरान में दोपहर 2:45 पर अंजलि रूम से बाहर निकलती है और कहीं बाहर जाती है। ठीक शाम के 4 बजे, यानी कि संदीप के चेक इन करने के लगभग 3.25 घंटे के बाद अचानक होटल के रिसेप्शन पर एक कॉल आता है। फोन करने वाला कहता है कि रूम नंबर 922 में जाकर आप चेक कीजिए, वहाँ एक शख्स बीमार है और ज़ख्मी भी है शायद, तो उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे अस्पताल पहुँचा दीजिए। रूम नंबर 922 यही वो कमरा था जिसमें संदीप और अंजलि दोनों ने चेक इन किया था करीब 3.25 घंटे पहले इस फ़ोन कॉल के आने से। जैसे ही रिसेप्शन पे ये कॉल आया, रिसेप्शन वाले को लगा कई बार होटल में होता, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हादसा हो जाता है, ज़ख्मी हो जाते हैं, तो फ़ौरन रिसेप्शन ने इन्फॉर्म किया हाउसकीपिंग के और मैनेजर, ये लोग रूम नंबर 922 में जाते हैं, दरवाज़ा अंदर से लॉक, मास्टर की से दरवाज़ा खोलते हैं। जब अंदर दाखिल होते हैं तो चौंक उठते हैं, क्योंकि अंदर कमरे में संदीप लहूलुहान ज़ख्मी हालत में फर्श पर पड़ा था। पूरे कमरे में खून ही खून था। अब उसको पहली नज़र में ही देख कर लगा कि ये किसी हाथ से फिसलने गिरने से तो नहीं हो सकता है। कमरे में जो बेड है वो भी अस्त व्यस्त, तो लगा यहाँ कुछ स्कफल हुआ है, कुछ आपस में रस्साकशी हुई है। तो इसके बाद फ़ौरन हॉस्पिटल के ही जो होटल के में इमरजेंसी और मेडिकल फैसिलिटी भी होती है, डॉक्टर है, उन्होंने चेक किया नब्ज़। तो जब चेक किया तो पता चला कि संदीप घायल नहीं है, बल्कि उसकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही संदीप की मौत की खबर की कंफर्मेशन हुई, फ़ौरन होटल के स्टाफ ने लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल घुमाया और फ़ोन कर कहा कि 922 में एक गेस्ट आकर ठहरे थे और उनकी ऐसे डेथ हो गई, कमरे में बहुत सारा खून है। कॉल आते ही पुलिस की टीम फ़ौरन मौके पर पहुंचती है, रूम नंबर 922 में जाती है, देखती है, वहाँ तफ्तीश करती है। इसके बाद पूछताछ शुरू होती है कि ये कौन, कब, कैसे, कितने बजे आए, कौन कौन साथ में था। तो रिसेप्शन पर अब रजिस्टर खोला जाता है और उस रजिस्टर के साथ अब सारी डिटेल सामने थी। पता चला कि संदीप सुरेश कामले ये पुणे के रहने वाले, उम्र 44 साल, और आज ही पहुँचे, यानी कि 5 फरवरी को ही गुवाहाटी पहुँचे थे और रूम नंबर 922 में 12:45 PM पर चेक इन किया था। और उनके साथ एक अंजलि शॉ नाम की लड़की थी जिसकी उम्र करीब 25 साल, वो हावड़ा यानी कि कोलकाता की रहने वाली थी। उसका भी एड्रेस था, उनका भी एड्रेस, दोनों एड्रेस पुलिस ने चेक किए तो वो कंफर्म था कि फेक नहीं है। साथ में फ़ोन नंबर भी लिखा गया था, वो संदीप का ही फ़ोन नंबर था, मोबाइल। तो कॉल किया गया तो पता चला कि हाँ, ये संदीप का नंबर है। अब पुलिस ने रिसेप्शन से पूछा कि 4 बजे, यानी कि इन दोनों के चेक इन करने के बाद किसने ये फ़ोन कर जानकारी दी कि रूम नंबर 922 में कोई शख्स इंजर्ड पड़ा है या बीमार है और जाकर उसको देखिए, मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है। रिसेप्शन वालों ने कहा कि हमें तो पता नहीं है कौन था, उसने अपना नाम नहीं बताया। लेकिन ये हुआ कि कॉल जब आया तो कॉल की डिटेल तो होगी। तब उससे एक नंबर मिला, एक मोबाइल नंबर था जिससे कॉल किया गया था। जब उस मोबाइल नंबर को पुलिस ने खंगाला तो पता चला कि ये मोबाइल नंबर हावड़ा के ही रहने वाले एक विकास कुमार शॉ, उनका नंबर है। अब विकास कौन है और विकास ने फ़ोन कैसे किया, उसे कैसे पता चला? अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत इसी होटल के रिसेप्शन और रूम और उस फ्लोर जहाँ पर ये लोग ठहरे थे, 9th फ्लोर था ये 922, इसकी तफ्तीश शुरू की। फिर ये भी कि अंजलि अचानक इस हाल में छोड़कर कहाँ चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि ने ही मारा हो। तो अब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाने लगा। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो अचानक पुलिस की नज़र पड़ती है कि 12:45 पर संदीप और अंजलि ने चेक इन किया था और उसके लगभग 2 घंटे के बाद
ठीक 2:45 पर अंजलि कमरे से निकलकर रिसेप्शन की तरफ जा रही और रिसेप्शन से बाहर। लेकिन इस तस्वीर में एक और चौंकाने वाली चीज़ थी। सीसीटीवी कैमरा ये दिखा रहा था कि जब अंजलि 2:45 पर निकल रही थी तो रिसेप्शन से पहले एक और शख्स उसके साथ जुड़ा और वो दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले। अब ये दूसरा शख्स इसी होटल में कहाँ से आया, कौन था, पुलिस ने चेक करना शुरू किया। फिर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला किया तो पता चला कि वो जो दूसरा शख्स था ये भी उसी होटल में ठहरा हुआ था, क्योंकि फिर बाकी फ्लोर के सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस ने देखना शुरू किया, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ उस दौरान में जो लोग आए 12:45 के बाद से, उन सबके अब देखा गया। तो रिसेप्शन ने बताया कि जिस लड़के के साथ अंजलि बाहर निकल रही है वो इसी होटल में ठहरा हुआ है और वो 10th फ्लोर पर है। 9th फ्लोर पर संदीप और अंजलि थी, 10th फ्लोर पर वो ठहरा हुआ था। अब वो चेक किया गया किस रूम में, तो पता चला कि उसका रूम नंबर था 1024। अब उस रूम में वो कौन ठहरा था तो रजिस्टर निकाला गया तो पता चला कि उस शख्स का नाम विकास कुमार शॉ है, उम्र करीब 24-25 साल। और इत्तेफाक से उसी दिन यानी कि 5 फरवरी की दोपहर 2 बजे विकास ने इस होटल में चेक इन किया था, यानी कि संदीप और अंजलि के चेक इन करने के 1.25 घंटे के बाद। और ये दोनों 10th फ्लोर पर रुका था 1024 में। अब उसका एड्रेस निकाला गया तो अजीब इत्तेफाक उसका भी एड्रेस हावड़ा का निकला, अंजलि का भी हावड़ा का था। दूसरा, जब उसने रजिस्टर पे जो अपना फ़ोन नंबर लिखाया था मोबाइल, जब उस मोबाइल को निकाला गया तो पता चला कि 4 बजे शाम को जो एक गुमनाम कॉल आया था रिसेप्शन पर जिसने कहा था कि रूम नंबर 922 में जाकर देखें कोई इंजर्ड है। इत्तेफाक से वो फ़ोन उसी मोबाइल नंबर से आया था जो मोबाइल नंबर रजिस्टर पर लिखा हुआ था, जो विकास कुमार शॉ का था। अब ये तय हो गया कि विकास और अंजलि के बीच में कुछ कनेक्शन है, लेकिन एक होटल में लाकर ये कत्ल करना और फिर कातिल का खुद ही फ़ोन करना कि वो इंजर्ड है, ये समझ से परे की चीज़ थी। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता किया कि इनकी वापसी का कब था, तो ये कुछ उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन उन्हें अगले 2 दिन तक वहाँ ठहरना था। अब वापसी कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है। अब विकास, संदीप और अंजलि, क्योंकि उस नंबर के थ्रू बाकी नंबरों को टटोला गया, संदीप के नंबर के थ्रू और फिर विकास के थ्रू, तो जो विकास का नंबर जब खंगाला गया तो पता चला कि विकास को ने एक टिकट बुक करा रखी थी 2 लोगों की, इंडिगो की रात 9:25 उसी डेट की, यानी कि 5 फरवरी की, और उसे सिर्फ एक ही दिन उस होटल में रुकना था, उसी दिन रुकना था, उसी दिन उसको चेकआउट करना था। तो 9:25 की थी, मतलब वो 4-5 घंटे के लिए होटल में आया था। ऐसे कई गेस्ट होते हैं जिनका कुछ काम होता है, वो होटल में रहते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर चले जाते हैं। तो 9:25 की उसकी फ़्लाइट थी इंडिगो की, गुवाहाटी से कोलकाता के लिए। तो पुलिस को लगा कि ये इस वक्त, चूँकि वो 2:45 पर निकल गया था, साथ में अंजलि थी, तो ये था कि शायद ये लोग एयरपोर्ट जाएंगे। लेकिन पुलिस को ये भी था कि अगर इन्होंने कत्ल किया तो एयरपोर्ट कैसे जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पुलिस एयरपोर्ट तक जाएगी। लेकिन फिर भी पुलिस ने एयरपोर्ट के तमाम रास्तों पर नाकेबंदी कर दी। इत्तेफाक से शाम को ये प्लान काम किया। एक टैक्सी पे 2 लोग, और इन दोनों की जो सीसीटीवी तस्वीर थी उस तस्वीर को निकालकर तस्वीर भी सर्कुलेट करा दिया तमाम टैक्सी ड्राइवर को भी और बाकी पुलिस को भी, और ख़ासतौर पर एयरपोर्ट पे तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को भी। तो सबके पास तस्वीर थी। ये दोनों जा रहे थे एक टैक्सी में, एक जगह पे बैरिकेड लगा हुआ था, तलाशी हो रही थी। वहीं पे पुलिस वालों की नज़र पड़ी, उन्होंने उन दोनों को पहचान लिया। इन दोनों को पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी पुलिस एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही पहचाना, दोनों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उन्हें दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। उनसे पूछताछ शुरू हुई तो पहले उन्होंने बताया कि शुरुआत तो उनका तरीका ये था कि वो ट्रेन से ही निकलेंगे, लेकिन ट्रेन लेट नाइट की थी, तो उन्हें लगा कि चलो टिकट तो ही है, 9:15 की फ़्लाइट पकड़ लेंगे, तब तक पुलिस तो उलझी रहेगी। इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट जाने का फैसला किया, लेकिन पकड़े गए। अब यहाँ तक की कहानी तो क्लियर हो गई। अब सवाल ये था कि एक शख्स पुणे से और 2 लोग हावड़ा से आकर गुवाहाटी में जमा होते हैं, 2 अलग अलग कमरा बुक करते हैं 1-2 घंटे के फासले पर, और फिर 2-2.5 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद एक लाश कमरे में और 2 लोग बाहर।
तो ये ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे की कहानी है? तो जब डिटेल में पूछताछ हुई तो थोड़ी देर के बाद कहानी भी साफ हो गई। संदीप सुरेश कामले पुणे के रहने वाले एक बिजनेसमैन, अच्छा खासा इनका बिजनेस डायमंड का और कारों का। तो कार और डायमंड में ये डील किया करते थे, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और इसी बिजनेस के सिलसिले में वो देश भर में ट्रैवल किया करते थे, अलग अलग शहरों में जाते। तो करीब 4-5 साल पहले ये कोलकाता पहुंचे थे। कोलकाता एयरपोर्ट पर आना और जाना हुआ करता था। ऐसे ही एक रोज़ कोलकाता एयरपोर्ट के एक रेस्टोरेंट में ये दाखिल होते हैं और उस रेस्टोरेंट की जो मैनेजर थी वो एक लड़की थी और उस लड़की का नाम था अंजलि शॉ। वो उस रेस्टोरेंट पे बैठी हुई थी। संदीप उसको देखते हैं, फिर दोनों में हाय हेलो होता है। संदीप को अंजलि बहुत पसंद आ जाती है। इसके बाद वो दोबारा बहाने से कलकत्ता पहुंचते हैं, फिर उसी एयरपोर्ट पर फिर अंजलि से मिलते हैं, फिर बातचीत होती है। इस बार नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। अब दोनों फ़ोन पर बातें करते, धीरे धीरे संदीप ने अंजलि को महंगे महंगे गिफ्ट देने शुरू कर दिए, क्योंकि वो आदमी भी करोड़पति अरबपति। तो अंजलि भी महंगे महंगे गिफ्ट लेने लगी। फिर दोनों में प्यार का इजहार हुआ और संदीप अंजलि को प्यार करने लगा। वो उसको लेके मतलब पागलपन तक अब इश्क पे उतारू हो गया था। फिर इसके बाद दोनों मिलने लगे, कभी अलग अलग शहरों में। एक बार दोनों ने कहा कामाख्या मंदिर चलते हैं, उसके लिए गुवाहाटी दर्शन करते हैं। क्योंकि हुआ ये था कि जब संदीप कोलकाता गया और पहली बार जब अंजलि से मिला था तब वो गुवाहाटी में था और गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़कर कोलकाता गया था और वहीं उसकी मुलाकात हुई। तो उसके मन में था कामाख्या मंदिर की वजह से अंजलि से मुलाकात हुई है। तो इसके बाद ये घूमते, अलग अलग शहरों में जाते बिजनेस के नाम पर। ये सिलसिला चलता रहा, वो गिफ्ट देता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। दोनों में उम्र का बहुत फासला था। अंजलि 24-25 साल की, वो 44, ऊपर से शादीशुदा। जब वक्त बीता, इस दौरान में अंजलि की ज़िंदगी में एक लड़का आया जिसका नाम है विकास कुमार शॉ। लड़का ठीक ठाक, घर वालों को भी पसंद। और उसके बाद ये हुआ कि अंजलि की शादी विकास से कर देंगे। अंजलि भी इसके लिए तैयार, वो विकास को पसंद करती थी। अब जब विकास उसकी ज़िंदगी में आया तो धीरे धीरे उसने संदीप को किनारे लगाना शुरू कर दिया। संदीप को उसके बिहेवियर से पता चलने लगा कि शायद वो अब उससे कट रही है। इस दौरान में क्या हुआ कि जब भी संदीप उसके साथ जाता कहीं भी तो उसने उसकी कुछ बहुत पर्सनल प्राइवेट वीडियो बना रखे थे अपने मोबाइल पर। तो अब उसे धीरे धीरे पता चला। फिर अंजलि ने भी कहा कि देखो अब हमारी शादी हो रही है और हमारे तुम्हारे में बहुत फ़र्क है, तो हम मिलना जुलना बंद कर रहे हैं। उसको संदीप ने पहले समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा, पर अंजलि ने कहा कि नहीं। अब इसके बाद अंजलि ने धीरे धीरे उसके मोबाइल को उठाना बंद कर दिया, फ़ोन ब्लॉक कर दिया। संदीप को गुस्सा आया, वो फिर कोलकाता पहुंचा। उसने उसको बताना शुरू किया कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करो, विकास को छोड़ दो। पर अंजलि इसके लिए तैयार नहीं। अंजलि ने नंबर बदल लिए, एयरपोर्ट के उस रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी। लेकिन अब वो उनके घर वालों को फ़ोन करने लगा अंजलि के कि ये है वो है। वो अब विकास को फ़ोन करने लगा और उसे बताने लगा कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और अंजलि को भी वो अब जब उसके दूसरे नंबर घर के ज़रिए बात हुई, उसने समझाने के लिए अंजलि ने फ़ोन किया कि तुम मुझे बदनाम मत करो। तब उसने कहा देखो तुम्हारी मेरी सारी तस्वीरें मेरे पास हैं मोबाइल में, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तस्वीर विकास के घर वालों को, तुम्हारे घर वालों को, सबको ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अंजलि घबरा गई, इस ब्लैकमेलिंग से परेशान रहने लगी। एक रोज़ उसने विकास से ये सारी बात बता दी। उसने कहा देखो ऐसे से हुआ, जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थे तब शायद मुझसे ये हो गया। विकास अंजलि से प्यार करता था, वो भी बात समझ गया। उसने कहा घबराओ मत, कोई रास्ता निकालते हैं। अब दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगे कि ऐसा क्या हो कि उसके जो मोबाइल में अंजलि की जो तस्वीरें और वीडियो हैं वो किसी तरह से डिलीट हो जाए और उसको मतलब ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला ख़त्म हो जाए। लेकिन वो मोबाइल कैसे हासिल किया जाए, अब इस पर इन्होंने प्लानिंग शुरू की। फिर ये हुआ कि एक बार आखिरी बार मिलने के लिए बुलाओ संदीप को, और उसको बुलाने के बाद किसी तरीके से उससे उसका फ़ोन छीन लेंगे। फ़ोन छीनने के बाद फ़ोन को तोड़ देंगे, उसके डिलीट कर देंगे। ये एक बार वीडियो ख़त्म, फिर उसका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता। दोनों इस बात पे तैयार हो जाते हैं। अब अंजलि संदीप को फ़ोन करती है और कहती है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, आओ तुमसे बात करनी है तो तुम कोलकाता आ जाओ। लेकिन इससे पहले चूँकि अंजलि उसको बता चुकी थी, ये धमका चुका था कि मैं ब्लैक में फ़ोटो है, तो संदीप को थोड़ा डाउट हुआ। उसने कहा नहीं कोलकाता बुला रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
उसने कहा नहीं, मैं कोलकाता नहीं आऊँगा। उसने कहा एक काम करते हैं, जिस कामाख्या मंदिर गुवाहाटी की वजह से तुमसे मैं मिला उसी गुवाहाटी में हम मिलते हैं, क्योंकि संदीप को लगा वहाँ सेफ है, उसकी फैमिली भी नहीं होगी। अंजलि को फ़ोन चाहिए था, अंजलि तैयार हो गई। अंजलि ने यह बात विकास को बताई, विकास भी तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है। अब उधर संदीप ने बताया कि 5 जनवरी को मैं पुणे से आऊँगा फ्लाइट से, और 5 को तुम भी आ जाओ मॉर्निंग की फ़्लाइट लेकर। और वहाँ एक रूम उन्होंने पहले से होटल रेडिसन ब्लू में बुक करा दिया, रूम नंबर बता दिया था 922। अब ये सारी जानकारी अंजलि के पास थी, अंजलि ने विकास को जानकारी दी। विकास ने हावड़ा से बैठकर अब उसी रेडिसन ब्लू में एक और रूम अपने नाम पर बुक किया, और उसका रूम नंबर था 1024। उसके बाद हावड़ा से अंजलि और विकास एक साथ एक ही फ्लाइट में आते हैं, और रात की रिटर्न की फ़्लाइट विकास ने करा रखी थी 9:15 इंडिगो की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि होटल जाने के बाद अगले 2-3 घंटे में ही फ़ोन पे कब्जा हो जाएगा। लेकिन ये कब्जा कैसे होगा कि वो भी ठीक ठाक फिट बंदा संदीप। तो लोगों ने तय किया था कि संदीप से बातचीत में प्रसाद के नाम पर उसे भांग के लड्डू, कुछ स्लीपिंग पिल्स, नींद की दवाएं ले गए थे, कुछ बेहोशी की दवाएं ले गए थे, और ये भी कि अगर वो हाथापाई करे तो उसके हाथ पैर बांधने के लिए उन्होंने 5 जोड़ी रस्सी भी रख ली थी, कुछ कपड़े रख लिए थे कि उससे बांध दूँगा। तो ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद दोनों हावड़ा से गुवाहाटी पहुँचते हैं। गुवाहाटी पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से अब दोनों अलग हो जाते हैं। विकास उधर ही उधर घूमने लगता है, जबकि अंजलि जो है वो ठीक 12:45 पर संदीप के साथ होटल में पहुंचती और चेक इन करती है। उनके होटल पहुंचने के ठीक 1.25 घंटे के बाद दोपहर 2 बजे अब विकास उसी होटल में पहुंचता है, और वो 10th फ्लोर पर रुकता है। ये लोग 9th फ्लोर पर थे। अंजलि अंदर जाने के बाद जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खुला रखती है जिसमें वो और संदीप थे, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ विकास को बुलाना है। तो जब ये चेक इन हो गया, थोड़े ये लोग बैठ गए, कुछ देर के बाद अचानक लगभग 1:30 के आसपास की बात है, 1:30 से 2 के दरमियान एक टेक्स्ट करती है अंजलि विकास को कि अब कमरे में आ जाओ 922 में। विकास अब कमरे में आता है, अपने साथ एक थैली में वो रस्सी, वो लड्डू बेहोशी वाली, वो सारी चीज़ें लेकर कमरे के अंदर। दरवाज़ा खुला था, अचानक सामने संदीप उसको देखकर चौंक उठता, क्योंकि वो विकास को जानता था, और ये भी जानता था कि विकास और अंजलि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तो उसे देखते ही वो भड़क उठता है, फिर अंजलि से लड़ाई लड़ने लगता है। इस दौरान ये लोग दरवाज़ा बंद करते हैं और उसको काबू में करने की कोशिश करते हैं, उसके हाथ पैर बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी लगातार जूझ रहा था, और ये दोनों उसे किसी तरह से पकड़कर बस उससे मोबाइल लेना चाहते थे। लेकिन वो उल्टा मतलब हाथापाई की नौबत आ गई। इसी दौरान में उसके सर जो है बेड से और बाकी जगह से टकराया, खून निकलने लगा, और हाथापाई जारी थी। थोड़ी देर के बाद अचानक खून की रफ्तार ज़्यादा हो गई। उसके बाद जब इन्होंने देखा बहुत खून है, धीरे धीरे संदीप बेहोश हो गया, क्योंकि चोट गहरी थी। उसके बाद उन्होंने उसका फ़ोन उठाया, जिस फ़ोन में अंजलि के सारे राज थे, और फ़ोन उठाने के बाद वहीं बाथरूम में कपड़े वपड़े साफ़ किए। उसके बाद विकास अपने रूम में जाता है, अंजलि यहाँ अपने कमरे में थी। ये दोनों फिर से अपना ड्रेसअप होकर ठीक 2:45 पर नीचे पहुँचते हैं, और टैक्सी करके वहाँ से निकल जाते हैं। पहले इरादा था रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन पकड़कर गुवाहाटी से किसी और शहर पहुँचना, फिर हावड़ा, लेकिन ट्रेन उस वक्त मिली नहीं, तो उन्होंने कहा 9:15 की फ़्लाइट है। बट इन्हें यह भी था कि उन्होंने फ़ोन तो ले लिया और उनका मकसद फ़ोन ही था, लेकिन जिस हालत में छोड़ कर आए थे उसे लगा था कि चोट कहीं गहरी है, लेकिन इन दोनों को मालूम था कि वो जिंदा है, और होश में आने के बाद वो पक्का इन दोनों के खिलाफ कुछ बोलेगा। तो फिर रहा नहीं गया, तो विकास ने फिर अपने मोबाइल से उसी होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन किया ठीक 4 बजे, 1.25 घंटे बाद उस होटल से निकलने के। और रिसेप्शन पे उसने कहा कि 922 में जो गेस्ट हैं वो बीमार हैं और उनको कुछ चोट लगी है, तो आप ज़रा डॉक्टर को भेज दीजिए, मेडिकल अर्जेंसी है। तो खुद विकास ने ही ये फ़ोन किया, लेकिन अफसोस तब तक 1.25 घंटे बीत चुके थे। 1.25 घंटे में बहुत सारा ब्लड बह चुका था। तो जब तक होटल के स्टाफ और डॉक्टर वहाँ पहुँचते, संदीप दम तोड़ चुका था। इस सारी कहानी के बाद अब दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में है गुवाहाटी, और गुवाहाटी पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में पेश कर इन दोनों की पुलिस रिमांड ली है। और अब अंजलि के वो तमाम बातें कि ये ब्लैकमेलिंग, मोबाइल के वो सारी चीज़ें पुलिस के कब्जे में है, वो मोबाइल भी संदीप का, तो अब उसको चेक किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है इस केस में जो सबसे नाजुक मोड़ है कि इन दोनों का इरादा संदीप को कत्ल करने का था, या सिर्फ मोबाइल छीन कर या मोबाइल के वीडियो डिलीट कर भागने का था।
क्योंकि खुद विकास ने भागने के बाद होटल को फ़ोन करिए, जानकारी दी कि रूम नंबर 922 में ज़रूर जाइए। तो अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि एक तरह से गैर इरादतन हत्या है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो फिर इसमें कत्ल की धारा नहीं लगेगी, तो फिर सज़ा भी कम होगी। लेकिन अगर ये है कि इरादा ही मारने का था, अब ये वकीलों के ऊपर है, तो फिर सज़ा ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ये हुआ कि दो नौजवान अंजलि और विकास इन सारे चक्करों में अब इस वक्त कानून के गुनहगार बन चुके हैं, और जो भी कानून उन्हें सज़ा देगी उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी है। वही अपना सिलसिला शुरू करते हैं। आज नवागन ढाबी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नवागन, और ये अहमदाबाद से हैं। इसके अलावा जिनल चौधरी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे जिनल जी। और ये जॉय चौधरी जी की वाइफ है ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही हाजरा रऊफ, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हाजरा जी। और ये राव सुबियाल, इनकी वाइफ हैं, इनकी अहलिया हैं, पाकिस्तान से हैं, और शुक्रिया इस्माइल के लिए। साथ ही जोहान खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जोहान। और ये अमान खान के बेटे हैं। प्रियंका गताउम या फिर गौतम, दोनों चीज़ें इन्होंने हैं, एक सही होगा। तो प्रियंका जी आपको हैप्पी बर्थडे। और ये भी यूपीएससी की आप तैयारी भी कर रही हैं, तो ऑल द बेस्ट, और खूब मेहनत कीजिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, देश का नाम रोशन कीजिए, यही दुआएं हैं मेरी। और ये भेजा हिमांशु ने है। तो साथ ही आज आशा यादव जी और एडवोकेट अजय कुमार यादव जी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई। भेजा है सोनाली, प्रीति और दीपाली यादव ने। इसके अलावा सतनाम सिंह, बहुत ही खूबसूरत सवाल भेजा है इन्होंने। सतनाम सिंह जी ने कहा है कि आपको इतना तजुर्बा हो गया, क्राइम रिपोर्टिंग इतने लंबे अरसे से कर रहे हैं, तो क्या आप परफेक्ट मर्डर कर सकते हैं? क्या जवाब दूं इसका आपको? लेकिन हाँ, इस बारे में कभी सोचा भी नहीं और ना सोचना चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम है क्राइम रिपोर्टिंग। जो क्राइम हुआ है उसको रिपोर्ट करना और उस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाना, क्राइम करना नहीं। दूसरा ये कि जो आपने कहा परफेक्ट मर्डर, मुझे लगता है कि पुलिस ज़रा सी भी अगर अपने ईमानदारी से काम कर लेना, तो कोई भी क्राइम परफेक्ट मर्डर नहीं, या क्राइम भी परफेक्ट नहीं हो सकता, मर्डर भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। वो है ना कि देर है अंधेर नहीं। लेकिन सतनाम जी, आपने सवाल पूछ कर ये वाला मुझे चौंका दिया है। और वैसे भी मैं क्यों परफेक्ट मर्डर की सोचूं, कोई दुश्मनी नहीं है, सभी दोस्त हैं, सभी प्यार करते हैं, सभी अच्छे लोग हैं। सज्जाद खान, इन्होंने कहा मैं भी कहानी सुनाना चाहता हूं, तो सज्जाद ने बिल्कुल सुनाइए और मैं भी सुनूंगा। अविनाश कुमार सिंह, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अरशद रजा, इन्होंने पूछा है कि क्या पोस्टमार्टम में से डीएनए की जांच हो सकती है? पोस्टमार्टम से डीएनए की जांच हो सकती है, लेकिन एक तरीका है कि जिसका जो मरा है उस पोस्टमार्टम तो उसका, और पर उसको आप मैच किससे कराएंगे? तो जिससे भी आपको डाउट है कि उसका इससे कोई रिलेशन है, तो सामने वाला का भी सैंपल चाहिए। तो जब सैंपल होगा तभी दोनों सैंपल मैच करेंगे, तभी रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा सुभाष ग्रोवर, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, तो ज़रूर सुनाऊंगा वो कहानी। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।